क्लास 10th आपका टॉपिक स्टार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। उस दिन चर्चा इस पे बात हुई थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात हुई थी। आज हम चर्चा इस पे करेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या है और किस तरह से लिखा जाता है, क्या इसका मतलब है, क्या होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट इज डिफाइंड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या होता है रैखिक समीकरण किसमें, दो चर में, क्या होता है रैखिक समीकरण दो चर में। तो उसको हम आज बात करेंगे। होता क्या है कि हम जानते हैं कि जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ax प्लस का बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एबीसी जहां पर क्या है, एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि a और b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, यानी x और y का जो कोफिशिएंट है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसके दो चर होते हैं, जो दो चर कौन कौन सा, एक x होता है दूसरा y होता है, उसमें हम कहते हैं कि यह एक चर एक रैखिक समीकरण है। क्या मैंने बताया कि मैंने कहा क्या कि जिसको यानी ऐसा कोई फॉर्म ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, साथ साथ ये भी है कि a b और क्या c ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होंगे, यानी वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या है और साथ में ये कंडीशन अप्लाई करना जरूर, क्या कि इसके जो a और b की वैल्यू है, a और b क्या होंगे, शून्य नहीं होंगे। क्या होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन है तब यह जो होता है फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम क्या कहते हैं कि भैया दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है। ठीक है ना। अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, लिख लो नीचे से जल्दी से फट से। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जा सके या रखा जा सके, दोनों की एक ही बात है, रखा जा सके, जहां ए बी एंड सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और साथ साथ ये ए और बी दोनों क्या हो, शून्य ना हो। ठीक ना, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में रखा जा सके, जहां पर a b और c तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ क्या होता है ये a और b शून्य ना हो, तब हम क्या कहते हैं, तो दो चरों, तब इसको हम कहते हैं क्या, दो चरों कौन कौन सा है, x और y में क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यह रैखिक आपका समीकरण का डिफिनीशन है। ठीक है ना, जल्दी से कर लो उसको। हाँ,
इस प्रकार के जो भी रैखिक समीकरण होंगे, इस प्रकार के दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे भैया, उसका जो मान होता है या हल जो होता है संख्याओं के मान का एक युग्म होता है। यानी इन दोनों का जो चर राशियां है रैखिक समीकरण वाले में, इन दोनों का संख्यात्मक मान होगा और संख्यात्मक मान के साथ साथ युग्म हो, क्योंकि x और y की दोनों वैल्यू मिलेगी। तो वह जो होता है क्या कहलाता है, एक x के लिए मान होता है, दूसरा क्या होता है y के लिए होता है। तो ऐसे समीकरण के दोनों पक्षों को अगर बराबर कर दे देते हैं, जैसे मैं कहूँ कोई भी मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है, जैसे मैं कह लूँ कि ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये 1 मानता हूँ, इसको भी 1 मान लेता हूँ, इसको भी 1 मानता हूँ। ये a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ये दो आपका क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों में जो x y का जो हल होगा, वह जो होगा x और y का जो हल होगा वह संख्यात्मक मान मिलेगा। संख्यात्मक मान का युग्म कह लो, जैसे मैं कह लूँ सपोज करो इन दोनों का, यानी यहाँ पर इन दोनों का x और y का दोनों वैल्यू कुछ मिली मुझे, मान लेते हैं कि एक 2 मिला और एक को 4 मिला। इनको ऐसे लिखा जाता है, इनको युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेयर बोला जाता है, क्योंकि पेयर फॉर्मेट में मिला। और इस पेयर फॉर्मेट में जो पहला होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y का मान होता है। x होता है, दूसरा y। इस तरह से कंडीशन कहने का मतलब, अगर कोई भी रैखिक युग्म दे रखा है, अगर यह रैखिक युग्म जैसे मान के चलो x और y का, x और y बिंदु इनका हल है, x और y का मान है ये, तो ये दोनों बिंदु क्या करेंगे, इसको इस रेखा पर उपस्थित होंगे यानी स्थित होंगे, इस रेखा पर यानी इस रेखा पर ये दोनों बिंदु क्या होंगे, उपस्थित होंगे। कहने का मतलब, उपस्थित होने का मतलब ये है कि x और y दोनों की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखे, इस वाले समीकरण किसी एक में रखे, तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं, 0 कर दे, या 0 कर दे, या तो राइट और लेफ्ट की दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पर ये जो लेफ्ट होगा उसको LHS कहते हैं और राइट वाले को RHS कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये आपका जो है कि बायां पक्ष होगा, ये दायां पक्ष होगा। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, ये कहने का मतलब मेरा ओवरऑल है कि अगर कोई भी एक रैखिक समीकरण दो चर में दिया है और इस दोनों चर में, इन दोनों चर का अगर हल कोई भी संख्या 2 दिया है पेयर फॉर्मेट में, इस तरह से पेयर फॉर्मेट में, यानी 2 व 4 के फॉर्मेट में, तो इसको युग्म बोला जाता है। और युग्म किसका है, दोनों चर के हल का युग्म कहलाता है। दोनों चरों के हल का ये क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है, जिसमें पहली जो वैल्यू होती है उसको x की वैल्यू बोली जाती है और दूसरी जो वैल्यू होती है उसको y की वैल्यू बोली जाती है। अगर ये है तो ये जो समीकरण होता है ये एक रेखा का समीकरण को शो करता है। अगर ये इस तरह से कहीं पे क्वेश्चन होंगे तो एक प्रकार की रेखा को शो करते हैं, कहने का मतलब कोई ना कोई एक लाइन ही है। अगर ये इस तरह से है, कोई भी क्वेश्चन आपका दे रखा है और कहे कि ये एक इसका युग्म इसके है या इस बिंदु पर स्थित है, तो कहने का तात्पर्य होगा कि ये जो युग्म दिया होगा वह सीधी सी बात इस रेखा पे कहीं ना कहीं स्थित है। जैसे मैं कह लूं कि ये मेरे पास ये मेरे रेखा का समीकरण, और इस रेखा का समीकरण में मान लेता हूं ax प्लस का by प्लस का c है और बराबर का 0 है, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों, ये जो है कि मेरे पास एक इन दोनों का हल है, x और y की वैल्यू है, क्या है, मैं मान लेता हूं कुछ भी p और q मान लेता हूं, सपोज करता हूं कुछ भी मान लो, यहाँ पर जो भी होगा आंकिक मान होगा, यानी जो भी होगा वो जो कांस्टेंट टर्म में होगा। अब कहूं, इसका कहने का तात्पर्य यह है, अगर ये रेखा का समीकरण है तो ये अगर इसके हल है तो ये जो बिंदु होगा इस रेखा पे कहीं ना कहीं पर स्थित होगा जरूर, चाहे यहाँ पर कह लो यानी जिस फॉर्मेट में होगा, या यहाँ पर इसी रेखा पे कहीं ना कहीं स्थित होगा। रेखा का स्थित होने का मगर कहने का मतलब है, अगर ये बिंदु, अगर ये दोनों बिंदु, एक पी एक्स की वैल्यू है दूसरी वाई की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में मैं रखूं तो अगेन ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू क्या कर देगा, बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड की साइड। तो इसी को इक्वेशन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन उदाहरण, हाँ एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि कोई भी मेरे पास समीकरण है ना, समीकरण क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या है आपका 5 है। एक मैंने ये दो वेरिएबल का कोई भी
एक चर और रखी समीकरण लिया क्या, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं इसके बाएं पक्ष में x बराबर, बाएं पक्ष कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड का साइड और ये क्या होगा राइट हैंड का साइड। अगर बाएं पक्ष में इस वाले में 2x प्लस का 3y में अगर x के स्थान पर 1 रखूं और y के स्थान पर क्या रखूं 2 रखूं, सॉरी 1 ही रखूं, x के स्थान पे 1 रखूं और y के स्थान पे 1 रखूं। अगर यहाँ पर रखता हूं तो आएगा क्या हमारा 2 × 1 प्लस का 3 × 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 2 प्लस का 3 दैट इक्वल टू 5। तो यहाँ से मुझे यह पता चल गया कि इधर को अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस समीकरण का कौन सा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 का यह एक हल होंगे। कौन कौन से थे आपका 1 व 1, क्या था, इसको पॉइंट फॉर्मेट में यानी युग्म फॉर्मेट में लिखा हूं, पेयर फॉर्मेट में 1 व 1 इस समीकरण का एक हल होगा, एक हल होगा या एक हल है। जैसे मैंने कोई भी सपोज किया कि यहाँ पर x बराबर 1 पुट किया और y बराबर 1 इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी जो वैल्यू है राइट हैंड के साइड की को ला जा रही है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे अगर दोनों साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी मान उठा के यानी x और y का रखने पर अगर उसकी वैल्यू बोथ आर बराबर हो रही तो हम कहेंगे यह जो दोनों पॉइंट है यानी x और y की जो वैल्यू होगी वह इसका क्या कहलाता है, एक तो हल कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, अगर इसी के स्थान पर मैं कोई दूसरा पॉइंट रख दूं, अगर इस पे जैसे मैं मान ले रहा हूं ये इक्वेशन था आपका, अगर इसमें हम x के स्थान पे 1 रखता हूं, ठीक है, x के स्थान पे 1 रख देता हूं और y के स्थान पे 7 रख लेता हूं, ठीक। इतना रख के इसको सॉल्व कर दो, क्या इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की साइड को लाती है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में सॉल्व करता हूं 2 × 1 प्लस का 3 × 7, तो आ जाएगा 2 प्लस का 21 दैट इक्वल टू 20 का 3। क्या इसकी वैल्यू 0 इसके 5 के इक्वल आ रही, नहीं आ रही, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। अगर ऐसा कंडीशन शो कर रहा है यानी वह x और y का मान जो समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, तब हम कहेंगे यानी 1 व 7 यानी x का 1 है y का 7 है, एक हल नहीं होगा या एक हल नहीं, जिससे दोनों पक्षों की वैल्यू बराबर न आए वह समीकरण यानी उसका हल नहीं होगा। और जिसके रखने पर x y की वैल्यू बराबर लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तब उस कंडीशन में कहेंगे कि वह एक उसका हल है, अदरवाइज हल नहीं। ठीक, आगे चले। हाँ, इसका अर्थ यह है कि ये वाला पॉइंट कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 1 व 1 इसका हल है, यानी x बराबर 1 पुटअप करने पर y बराबर 1 पुटअप करने पर इस समीकरण का एक हल का रहा है। करेक्ट मतलब वैल्यू दोनों की बराबर आ रही थी, राइट और लेफ्ट दोनों की वैल्यू बराबर है, जिसके कारण इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते थे कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 जो है कि इसका 1 और 1 क्या है, इसका हल है। अगर ये हल है और दूसरा 1 और 7 इसका हल नहीं था, इसका कहने का मतलब यह है कि बिंदु जो 1 1 होगा, बिंदु 1 और ये वाला पॉइंट जिससे 0 हुआ था, दोनों की वैल्यू बराबर आई थी, बिंदु 1 व 1 जो होगा समीकरण 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित एक रेखा पर स्थित होगा। फिर से सुन लीजिए बात में कहा, अगर ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कोई कर रहा है, कोई भी इक्वेशन, और इस इक्वेशन का कोई भी दोनों चर की वैल्यूज यानी x और y की दोनों वैल्यूज रखने पर इक्वेशन की दोनों साइड की वैल्यू अगर बराबर आ रही है, तो उस कंडीशन में कहेंगे जो x और y की जो वैल्यू होगी उस कंडीशन में हम कहेंगे क्या कि वह जो बिंदु होगा, इसमें हम 1 1 लिए थे तो बिंदु हमारा बनेगा 1 व 1, तो हम कहेंगे कि जो यह है बिंदु 1 व 1 समीकरण कौन सा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित क्या होगा, रेखा पर कहीं न कहीं स्थित होगा। यानी मतलब ये जो बिंदु है ना 1 व 1 इस रेखा पे कहीं न कहीं स्थित जरूर होगा, लेकिन उसको शो करेगा कि इस रेखा पे कहीं न कहीं शो ये स्थित है। ठीक, और दूसरे कंडीशन में ये कहेंगे क्या कि 1 व 1 बिंदु 1 व 1 समीकरण 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5
को क्या करेगा, को निरूपित नहीं करेगा, यानी पर एक सरल रेखा या रेखा पर स्थित नहीं है या रेखा को निरूपित नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बात? ठीक, ये था इसका कहानी। अगर जिससे जीरो आ रहा वह रेखा पर स्थित होगा और जो नहीं है उससे जीरो वो रेखा पर स्थित नहीं होगा। आगे कुछ पॉइंटेज को लिख लीजिए। दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इस फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। जैसे मैं सपोज कर लूं कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन ले लो, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई, जहां a1 कामा b1 कामा c1 कामा फिर a2 b2 और c2 क्या है सब, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये मेरा इसको क्वेश्चन फर्स्ट अज्यूम करते, इसको क्वेश्चन सेकंड अज्यूम करते, दो वेरिएबल के लिए दो आपका क्वेश्चन होना कंपलसरी होता है। ठीक है ना। अब इनको क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। और इसी को अगर दो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का एक युग्म है ना। ये दो पेयर दो इक्वेशन है तो दो चर में, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। और एक कंडीशन यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि a1 b1 भी 0 नहीं होना चाहिए और a2 और b2 भी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि a1 का स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, यानी दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, पहला कंडीशन। यानी a1 का स्क्वायर प्लस का b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0 पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर यह भी हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब तो ये आपका दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएंगे। एक तो दो चर में रैखिक समीकरण है, जब दो समीकरण ऐसे साथ में लिखे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। अब जैसे इसके एग्जांपल हम कुछ भी एग्जांपल लिख लो। जैसे एग्जांपल होगा क्या, दो चर वाले रैखिक युग्म का कुछ भी लिख लो, 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिखोगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा, एक लिखोगे तो केवल दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो एक और कोई लिख लो, 9x लिख लेते हैं, 9x माइनस का 2y, इसके बाद तन का 8 लिख लेते हैं, बराबर चीज। तो ये जो दोनों है समीकरण लिखे गए हैं, दो चर है x और y और दो इक्वेशन लिखा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। इसी तरह से आप कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस का y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये अभी आपका दो चर में क्या है, रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। और अगला हम चलते हैं आगे टॉपिक्स पे। अगर किसी तल में अगर इस प्रकार से दो रैखिक समीकरण दिए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए हैं, कहने का मतलब मैंने बताया क्या, अगर ये रैखिक समीकरण है तो ये भी एक रेखा को शो करेगा और अगला भी समीकरण क्या करेगा, एक रेखा को शो करेगा। अगर दो रेखा है किसी तल में तो तीन कंडीशन को शो करते सकते हैं। कौन कौन सा, या तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा का समीकरण है। तो दो रेखा हुई, अगर किसी समतल में दो रेखा है तो तीन प्रकार कंडीशन बनाएंगे। पहला तो या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कट करेंगे। दूसरा, अगर कट नहीं करती है तो बाय द वे से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, हो सकता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती हो जाए। संपाती मतलब एक ही रेखा पे हो जाए, ये इसी पे आ जाए ऐसे, तो ये संपाती हो गए। हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के संपाती हो जाए, तो ये दोनों रेखा को शो कर देना।
यहाँ पर डबल एरो तीर लगाया हूँ, ये पहले वाले इक्वेशन को शो करेगा और ये वाला दूसरे को। तो 3 कंडीशन बनता है अगर कोई भी दो रेखा युग्म है, अगर कोई भी दो चर वाला दो रेखा युग्म है किसी समतल पर है तो 3 कंडीशन को शो कर सकता है। या तो एक दूसरे को प्रच्छेदित करेगा, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, या वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। यहाँ पर लिखेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन आपका a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0 वाला है, और ये वाला a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 वाला है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि पहला दूसरी रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदन कर रहा है। तो हो सकता है कि ये प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित करेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या क्या हो सकता है एक दूसरे की संपाती होंगी। इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन शो कर सकता है, एक ही साथ तीनों कंडीशन कोई भी दो रेखा नहीं शो कर सकती। केवल और केवल दोनों रेखाएं एक साथ में केवल एक कंडीशन शो करेंगी, या तो प्रच्छेदित करेंगी, या तो एक दूसरे के समानांतर होंगी, या तो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशन एक ही बार में शो करे कोई चीज, नहीं, अलग अलग कंडीशन में एक बार में भी एक कंडीशन को शो कर सकता है। तो ये अगर कोई भी दो रेखा है तो ये 3 कंडीशन किसी समतल में शो कर सकती है। देखो, अगर कोई भी दो रेखा इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट कर रही तो वह दोनों रेखाओं को केवल और केवल एक ऐसा ही बिंदु मिलेगा कि क्या करेगा, जो इन दोनों क्या सेटिस्फाई करेगा, 0 होगा। एक बिंदु मिलेगा, इसका एक हल मिलेगा, जितने स्थान पे काटेगा उतना ही हल मिलेगा, अदरवाइज हल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों रेखा कितने बिंदु को काट रही है, एक बिंदु। तो इसके लिए केवल और केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिसको रखने पे इस समीकरण में 0, जैसे वहां पर इसके पहले वाले में मैंने 1 और 1 लिया था ना, तो सेटिस्फाई कर रहा था, तो बिंदु पे स्थित हो रहा था। तो इन दोनों रेखाओं के लिए जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा, केवल उतना ही क्या मिलेगा हमें, केवल उतना ही हमें हल मिलेगा। इसके लिए एक बिंदु को काट रहा है, एक हल। ये दोनों रेखा कहीं तो काट रही है, तो इसके लिए कोई हल नहीं होगा, इसके लिए कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, हर जगह पर काट रही है, कहीं संपाती हो गई है ना, एक तो संपाती हो गई है ना, ऐसे देखो संपाती है। संपाती होने की कंडीशन है कि अगर ये दोनों संपाती है तो हर एक दूसरे को काट रही है, कहीं कहीं टच कर रही है ना। तो इसके लिए अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनेक हल, यानी अनंत अपरिमित रूप से बहुत ही हल मिलेंगे। किसके, कब, जब दोनों रेखा एक दूसरे को संपाती हो जाएगी। अब कंडीशन में बताऊंगा कल वाले वीडियो में कि कब कैसे तुम लोग समझ पाओगे कि रेखा एक दूसरे की संपाती है, कब आप लोग समझ पाओगे कि रेखा एक दूसरे के समानांतर है, कब ये समझ पाओगे कि रेखा एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग आगे प्रश्न करते रहना, ठीक है ना।